भैया ने बताया कि अयोध्या में उनको प्रॉब्लम होती है। आपको गांव में रह के ये कॉन्फिडेंट कहाँ से आया कि मैं जो हूँ कि ईवी गाड़ी की तरफ मूव करूँ? सीएनजी से भी कम पड़ती है। जब सर्विस सेंटर जाते हैं तो लोग क्या क्या चेंज करते हैं? और लगभग कहाँ तक कौन सा क्वेश्चन हुआ था? हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रितेश शुक्ला एंड यू आर वाचिंग ऑटोमोटिव प्रयागी। आज हम ऐसी बेहतरीन गाड़ी का कस्टमर रिव्यू लेके आए जो कि बहुत हिम्मत करके लोग खरीदते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको आने वाले आगे वीडियो में पता चलता रहेगा। तो मैं कार का बता दूँ, ये XUV 400 गाड़ी है जो कि ईवी गाड़ी है। आज मैं इस कार का ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग अपना ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द ओनर ऑफ दिस बीस्ट XUV 400 कार, मिस्टर सत्येंद्र शुक्ला जी। तो ये इस कार के ओनर हैं और हम लोग डिटेल कार रिव्यू इस कार पे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग इस कार से पहला क्वेश्चन हम लोग रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र शुक्ला है और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से एक शिक्षक भी हूँ और उन्हीं सब ज़रूरतों की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ मैंने अपना रुख किया और इसी के बारे में आप लोगों से अनुभव साझा करूंगा। तो आप ये बताइए कि ये कौन सा मॉडल आपने किस ईयर में इस गाड़ी को परचेज़ किया? मुझे इसको लिए 1 साल हुए, पिछले साल 2024, और ये हमारा टॉप वेरिएंट है EL Pro। 39.4 किलोवाट बैटरी के पैक के साथ ये गाड़ी आती है। ये बताइए आप कि ईवी लेने का प्लान क्यों हुआ? जब आप पेशे से शिक्षक हैं तो आपको तो बहुत रनिंग रहती होगी, तो आप ईवी की तरफ कैसे मोड़ करें अपना? ईवी लेने का मेन कारण थे, हमारे पास इसके पहले एक पेट्रोल कार थी और लगभग 200 से 250 किलोमीटर की डेली की रनिंग हमारी पड़ जाती थी। तो गाड़ी पुरानी भी थोड़ा हो गई थी और नई गाड़ी रिप्लेस करनी थी। तो एक बार ये हुआ कि ईवी की तरफ देखा जाए, कुछ कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगी, इसी नज़रिए से जो है इसके तरफ रुख किया गया। हाँ, मैं भी मानता हूँ अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप ईवी गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। वो आपको इफ़ेक्टिव भी पड़ेगा और आपके जेब पे जो है खर्च भी जो है वो कम कर देगा। तो मेरे को लगता है आपने सही डिसीज़न लिया है ईवी का लेकर। अगर आपका 200 से 150 से 200 रनिंग है तो आप परफेक्ट हैं इसके लिए, ईवी चूज़ करने के लिए। तो ये बताइए आप, तो जैसे कि आपने ईवी चूज़ की, तो बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। तो आपने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की तरफ चला जाऊं? क्योंकि जैसे कि सीएनजी में क्या होता है, लोग आजकल की रनिंग ज़्यादा है तो लोग सीएनजी पे स्विच होना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि आप पहले भी आप पेट्रोल गाड़ी यूज़ करते थे, तो सीएनजी पे आप चले जाएँ तो आपको ज़्यादा आपको जैसे सहूलियत भी हो। क्योंकि ईवी गाड़ी में क्या होता है कि आपको हर जगह उसका चार्जर नहीं अवेलेबल होता। तो आपने एक बार ये नहीं सोचा? नहीं, दरअसल हमारे साथ ये था कि पेट्रोल कार हम पहले से एक यूज़ कर रहे थे लगातार, और जो हमारी रनिंग है एक फ़िक्स रनिंग थी कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है अपने ऑफिस और वहाँ से फिर वापस घर आना है। तो इस वजह से ये गाड़ी हमारे उस रेंज में थी कि उतना इसका बैकअप है। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके इसकी तरफ रुख किया कि जो है 100 जाना था, 100 आना था। उसके बाद 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अपनी जो पर्सनल रनिंग है वो करने के बाद भी उसमें ये सक्षम थी। तो हमने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेली 200-250 किलोमीटर की रनिंग होने की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। तो इसलिए हमने जो है ईवी की तरफ एक बार ट्राई करने का सोचा और डीजल, पेट्रोल और सीएनजी को किनारे किया। नहीं, सही है। अगर आप जैसे एक रनिंग होती है कि पॉइंट A टू B पॉइंट जाना है तो उसके लिए गाड़ी परफेक्ट रहती है। क्योंकि इसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है, 300-400 रेंज होती है। उसकी एक्सीड ये नहीं चल सकती, ना आप चला सकते हैं। हाँ, ये आप चार्ज कर लिए तो चला सकते हैं, पर चार्ज करने मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा जो लगे वो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो उतनी देर आपको वेट करना पड़ेगा। पर यही सो क्या होता है, पेट्रोल और सीएनजी में भी आप 1 सेकंड में भरवाए और आप चलिए, आप गो थ्रू आप अपनी एक्सीड कर सकते हैं अपनी राइड को। पर अगर ये आप A टू B पॉइंट के लिए इस गाड़ी को चूज़ करें तो मेरे को लगता नहीं डिसीजन सही है। और मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, अगर आपका भी कुछ ऐसे ही काम है कि A पॉइंट से B पॉइंट आपको जाना है तो आप इस कार को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप पे जेब पे भी खर्चा कम आएगा। तो अब ये बताइए आप कि जैसे कि हम लोग देख लें प्रेजेंट टाइम पे गांव पे चल रहे हैं, ठीक है। ये गांव है, यूपी का गांव है।
तो आपको ये हिम्मत कहाँ से आई कि एक तो देखिए शहर वाले पहली बात तो कतराते हैं ईवी गाड़ी लेने में कि बहुत बहाने बनाते हैं कि हमारे पास रेंज कम रहेगी और ये सब फलाना ठिकाना सब लोग अपना जो है बताते हैं। आपको गांव में रह के ये कॉन्फिडेंट कहाँ से आया कि मैं जो हूँ कि ईवी गाड़ी की तरफ मोड़ करूँ? मेरे हिसाब से तो ये गांव वालों के लिए ही सबसे बेहतर है ईवी, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि हमें ना पेट्रोल पंप में जाना है, और आज के समय में बिजली और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा तो लगभग हर छोटे से छोटे गांव में और हर जगह पे सप्लाई बिजली की अच्छी खासी हो गई है। और हमारे यहाँ गांव में भी 18 से 20 घंटे लाइट हमको मिलती है, तो उतना बहुत है। इसके लिए 3 घंटे 4 घंटे इसको चार्ज होने में लगते हैं। तो कभी आज तक ऐसा कुछ ये गांव में और शहर में ऐसी कोई समस्या कभी समझ में नहीं आई हमको। तो अब ये आप बताइए कि इस कार पे जो ऑन रोड प्राइस क्या इस कार की पड़ रही है प्रेजेंट टाइम पे, जब आपने इसको बाय किया था? जब हमने ये कार बाई की थी तो उस समय इसका एक शोरूम प्राइस 17,49,000 रुपये था, और इस पर रजिस्ट्रेशन RTO चार्ज कुछ है नहीं, बस वही थोड़ा बहुत जो 1,000-2,000 रुपये के लगभग वो चार्ज था। और इसका इंश्योरेंस था लगभग 60,000 के करीब उसमें इंश्योरेंस इसका पड़ा था हमें। तो ये गाड़ी करीब 18-18.5 के करीब पड़ रही थी। तो ये हमको ऑन डिस्काउंट 17,60,000 रुपये की ये गाड़ी हमको ऑन रोड उस समय पड़ी थी। इस इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, जो कि लगभग 15 से 20% के करीब होती है, और अब मैक्सिमम 1 लाख रुपए की। तो इसमें 1 लाख रुपए की हमको सब्सिडी भी मिलनी है, और अभी तक हालांकि मिली नहीं है। मैं यूपी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि भैया की थोड़ी मदद करें और उनको जो है सब्सिडी दिलवाएं, क्योंकि इन्होंने देखिए ईवी कार लिया है और गांव में होते हुए इन्होंने इतनी हिम्मत लगाई कि एक ईवी कार लिया। और अब देखिए गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट काम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पर मैं कह देता हूँ एक गवर्नमेंट से कोई बंदा देख रहा हो इस रिव्यू को, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे इस बात पे। तो आप ये बताइए कि जब आप XUV 400 ले रहे थे उससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली? क्या आपने पेट्रोल और डीजल की कुछ ऐसे टेस्ट ड्राइव ली थी, बस पर्टिकुलर आप ईवी सोच के ही शोरूम में घुसते थे और ईवी गाड़ी पूछते थे और टेस्ट ड्राइव लेते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरा पहली चॉइस गाड़ी लेने की थी क्रेटा की, क्योंकि थोड़ा मिनी SUV में लेनी थी कार, और इसके पहले हमारे पास बलेनो थी, तो बलेनो से बड़ी ही कार लेनी थी। तो क्रेटा का विचार हमने बनाया था डीजल लेने का। और फिर एक मेरे फ्रेंड ने जो है ईवी के बारे में जो है सुझाव दिया, तो उस समय ईवी नेक्सॉन टाटा की थी सबसे ज़्यादा फेमस, जो अभी पॉपुलर वही थी। तो नेक्सॉन का हमने देखा, टेस्ट ड्राइव लिया, उसका रिव्यू लिया, उसको अच्छे से देखा समझा सारी चीज़ें। तो और उसके बाद इसको देखा, इस गाड़ी को XUV 400 को। तो दोनों हालांकि अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हैं, वो थोड़ा लुक में भी मुझे उस हिसाब से नहीं जमती, वो थोड़ा वो छोटी भी है इससे। और ये गाड़ी अंदर से स्पेसियस भी दिखी मुझे, और थोड़ा सा उससे मस्कुलर भी लगती है देखने में। तो ये गाड़ी पसंद आई। फिर उसके बाद ये अगला ये समझना था कि ईवी आखिर सक्सेस कितनी है, या ईवी लेके कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। तो लेकिन सारी चीज़ें समझने बूझने के बाद जो है फिर ईवी की तरफ डिसीजन लिया। तो आप ये बताइए कि आपका बाइंग एक्सपीरियंस क्या था? जैसे कि ये गाड़ी प्रेजेंट टाइम पे महिंद्रा के शोरूम पे मिलती है, और वही सेम प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे नॉर्मल उनकी डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ सेल होती हैं, उसी सेम शोरूम पे ये ईवी गाड़ी भी सेल होती है। यही चीज़ है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे क्या हुआ कि टाटा ने अपना जो है ईवी सेगमेंट बिल्कुल शोरूम से अलग कर दिया है। उन्होंने अब ईवी नाम से अलग अपना शोरूम बना दिया है, पर अभी महिंद्रा वालों ने अपना कुछ नहीं किया। जबकि प्रेजेंट टाइम पे उन्होंने अपनी BE6 और XC9 लॉन्च कर दिया, पर उनका कोई अलग से प्लेटफॉर्म बनाने का कोई मतलब ऐसे कोई नोटिस नहीं है। पर टाटा ने ऑन द स्पॉट अपना विदिन 1 ईयर इसको जो है अपना अगला बना दिया है शोरूम, कि वहाँ पे ही आपको ईवी गाड़ियाँ मिलेंगी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था इस गाड़ी को लेने पे, और वेटिंग क्या थी इस गाड़ी पे? एक्सपीरियंस तो ठीक ही था। गाड़ी हालांकि मैं प्रयागराज के जैसे बता चुका हूँ कि रहने वाला हूँ, और गाड़ी मुझे ये अपने ज़िले में थोड़ा सा मिलने में जो है वेटिंग पीरियड यहाँ पे ज़्यादा बता रहे थे, 15 दिन 20 दिन का समय ले रहे थे। तो मेरी बात लखनऊ में हुई,
और लखनऊ में मुझे गाड़ी 3 दिन 4 दिन के अंदर ही देने के लिए बोला, और डिस्काउंट भी थोड़ा बेहतर लखनऊ में मिला। तो ये गाड़ी लखनऊ से ही मैंने परचेज़ की, नारायणा ऑटोमोबाइल से। तो बाइंग एक्सपीरियंस ठीक ही था मेरा। तो आप ये बताइए कि ये गाड़ी ईवी जो है इसकी रेंज कितनी है? रेंज तो गाड़ी की अपने चलाने के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। रेंज कंपनी इसका तो 465 किलोमीटर के करीब क्लेम करती है, लेकिन ये एक्चुअल में ऑन रोड जो है लगभग 300 के करीब रेंज, मैं इसकी कहूँगा कि 300 के करीब रेंज निकालती है। और 300 में भी चलाने के ऊपर है सारी चीज़ें, आप किस हिसाब से चलते हैं, कैसा आपका कैसी आपकी ड्राइविंग है, और उस हिसाब से लगभग 250 से 350 भी रेंज निकाली जा सकती है। मैंने इसकी रेंज तो हालांकि 400 तक भी निकाली हुई है, और मिनिमम 250 तक ये रेंज निकालती है। तो अच्छा ये बताइए कि अब जैसे ये हो गया, अब मेन पॉइंट जो चार्जिंग, जो ईवी गाड़ी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चार्जिंग। कि बेसिकली चार्जिंग में कितना टाइम लगाती है 100% होने में, और आपको चार्जिंग में क्या क्या मिला, जैसे कि आप कोई एक्स्ट्रा चार्जर भी आपने ले रखा है कि वही जो कार के साथ मिलता है वही चार्जर आप यूज़ करते हैं? कंपनी की तरफ से मुझे 2 चार्जर प्रोवाइड कराए गए थे। एक तो जो है फास्ट चार्जिंग था थोड़ा सा, जो कि 7.2 किलोवाट का है, और उससे अगर हम अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं तो वो करीब 1 घंटे में 22 से 25% की चार्जिंग वो देता है। और एक पोर्टेबल चार्जर मिला हुआ है, वो उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने साथ, और वो 3 किलोवाट का चार्जर है। तो उससे लगभग 7 से 8%, 9% के बीच में 1 घंटे में बैटरी वो चार्ज कर पाता है। इंसिडेंट, ये भी इंसिडेंट हुआ है क्या कि गाड़ी पूरा जीरो पे आके रुक गई हो, ऐसा कहीं मतलब क्या आप फ्यूचर में भी अब आगे मतलब मान लिया अपग्रेड करते हैं कभी आप, तो क्या आप ईवी गाड़ी की तरफ आप आगे जाएंगे कि आप अपनी सेकेंडरी गाड़ी में भी क्या कुछ पेट्रोल डीजल कुछ रखेंगे इस तरह? बस केवल यही इसमें एक सबसे बड़ा निगेटिव है कि तो आप हमारे साथ जुड़ के ये एक साथ घीस का स्लो कर दिया।